Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Sugandh, Reena, Naveen, Saurav, Ajay, Gopal, Vaishnavi, Ayush, Arya, Naveen, Chaman, Alish, Parul, Atish, Anushka, सर्वेश, पूजा, सिकंदर, सुखवीर, प्रिंस, राहुल, पवन, मोहन, ब्रजेश, अभय, यतीश, दीपक, मोनिका, निधि, जीवा, शुभम. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. किरण, नवीन, केशव, सुमित, अरविंद, ईशा, भीम, मनीष, शिव, अल्पना, नेहा, अनिल, योगेंद्र, यशिका, यशवंत, रवि, रिया, रंजन, सुमित, मनीष. A very good afternoon, all of you. संदीपन, निशिता, अंशुल, विकास. अरे भाई ये ढेर सारे बच्चे हैं भाई लाइव. अब ईशा, हर्षा, चेतन. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हाँ जी, तो भाई वेलकम इन रीजनिंग स्पेशल 44 बैच. स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 44 बैच में. और सिलेबस बेटा मैंने आप लोगों के साथ सैटरडे को जो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, लाइव आया था मैं, और मैंने उस वीडियो में सिलेबस आप लोगों का कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है कि रीजनिंग में कितना सिलेबस है, और अगर हम पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी करने हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए. तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का ही एग्जाम देना चाहते हो और बाकी कोई और एग्जाम नहीं देना चाहते हो, तो आपको पूछना है कि सर सिलेबस क्या है, क्योंकि बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 19 टॉपिक्स हैं सिलेबस में. बट अगर आप बैंकिंग के साथ साथ और भी एग्जाम देना चाहते हो, या फिर बैंकिंग नहीं देना चाहते, बाकी एग्जाम देना चाहते हो, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का पेपर हो, चाहे वो टीचिंग का पेपर हो, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई पेपर हो, या वो यूपीएससी का सी सेट पेपर हो, यानी कि जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है, फिर आपको ये पूछना नहीं है, ये सोचना नहीं है कि सर हमें क्या पढ़ना है. क्यों? क्योंकि तब आपको सब कुछ ही पढ़ना है. तो पूरी की पूरी रीजनिंग आप लोगों को पढ़नी है. ठीक है जी, बिल्कुल जीरो लेवल से ही शुरू करेंगे बेटा. बैच हम एकदम जीरो भी क्या कहूं, मैं तो कहूंगा माइनस लेवल से शुरू करते हैं, और मैक्सिमम लेवल तक के क्वेश्चंस हम कराते हैं हर टॉपिक में. और उस तरह से हम रीजनिंग पढ़ाते हैं ताकि आप अगले आने वाले 5 साल तक की रीजनिंग को पढ़ लो. ठीक है, आने वाले 5 साल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे. कहने का मतलब है, अगर एक बार आप रीजनिंग ढंग से पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो दोबारा रीजनिंग पढ़ने की कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है. ये मेरी गारंटी है. आप कहीं भी कुछ नया नहीं देख सकते हैं इस बैच में पढ़ने के बाद. ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बेटा, खतरनाक बेटा. ये बैच है 46. हाँ, रीजनिंग स्पेशल 46 बैच. जी हाँ, सही कहा आपने, रीजनिंग स्पेशल 46 बैच. जिसको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है ना, वो तो मतलब उनके लिए तो मैं क्या कहूं, उनके तो अल्टीमेट, आप सोच भी नहीं पाओगे कि सर ऐसी भी रीजनिंग होती है. और जिनको रीजनिंग पहले से आती है उनको भी अल्टीमेट मजा आने वाला है इस बैच में, क्योंकि जिनको रीजनिंग चाहे पहले से कितनी भी आती हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस बैच में उनको नया सीखने को जरूर मिलेगा. एग्जाम की अप्रोच उनको समझ आएगी कि भाई हम जानते तो बहुत कुछ है ना, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी पर्टिकुलर अप्रोच क्या होनी चाहिए. ठीक है, थ्योरेटिकली कार चलाना सीखना और प्रैक्टिकली कार चलाना सीखने में जमीन और आसमान का फर्क है. थ्योरेटिकल कार चलाना तो हम आपको 1 घंटे में सिखा देंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उस कार को रोड पर लेके उतरोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ, कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली चलाना थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है. जी हाँ, तो इस बैच में आपको यही सीखने को मिलेगा कि आपकी एग्जाम की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको अटेंड करें, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकें. कितने सेकंड्स में? कुछ ही सेकंड्स में. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, है ना, रीजनिंग विद विदाउट पेन एंड पेपर, रीजनिंग विदाउट रीजनिंग विद पीयूष वासने विदाउट पेन एंड पेपर है. जी हाँ, मेरे भाई ने आपके बारे में मुझे बताया था. जी हाँ देखो, आपको किसी ना किसी ने हमारे बारे में जरूर बताया होगा. आपके भाई ने बताया हो, आपके फ्रेंड ने बताया हो, आपके किसी रिलेटिव ने बताया हो. जी हाँ, तभी, क्योंकि टीचर वही है जो जिसके पास आप किसी के रेफरेंस के थ्रू पहुंचो. ठीक है, तभी तो अल्टीमेट मजा आता, वही एक विश्वास बनता है.
जी देखो, पर्टिकुलर बैंकिंग स्पेशल बैच नहीं आएगा बेटा। ठीक है, ये जो बैच है इसी में बैंकिंग भी इंक्लूडेड है। और अगर आपको पर्टिकुलर बैंकिंग ही पढ़ना है तो उसकी वीओडी अवेलेबल है करियरविल एप्लीकेशन पर। आप बैंकिंग की वीओडी परचेज कर सकते हैं जिसमें सिर्फ बैंकिंग के ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा इस बैच की खास बात यह है, ये बैच लाइव तो पूरा का पूरा होगा ही, है ना। लाइव के साथ साथ है ना, लाइव के साथ साथ इस बैच में आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिली हुई है, सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस, यानी कि पूरा का पूरा बैच आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है दोस्त, जी हाँ। जैसे उसका फायदा ये होने वाला है, जैसे मान लो आपका जल्दी से कोई एग्जाम आ जाता है तो आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ सकते हो, वहां भी मैंने ही पढ़ाया आपको। ठीक है, जी हाँ। तो चाहे आप यूपीएससी के लिए हो, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम के लिए हो, चाहे आप पुलिस के लिए हो, चाहे आप टीचिंग के लिए, डिफेंस के लिए, एसएससी के लिए, चाहे बैंक के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बैच के अंदर। और 100% यकीन मानो, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। ठीक है, रीजनिंग की तो टेंशन ही भूल जाओ। सिर्फ बेटा, हाँ जी, अगर आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस अटेंड कर लेते हो और किसी भी कारणवश अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो इसी क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो रेगुलर बेसिस पे। कहने का मतलब है रेगुलरिटी मेरे साथ आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे डेली आपको क्लासेस देखनी है, स्किप नहीं करनी है। ठीक है, हाँ जी। तो रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास देखनी है, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो क्लास को, चाहे लाइव सेशन में देखो, देखनी जरूर है। तो ये मेरी गारंटी है, जब ये बैच खत्म होगा तो आप कहोगे सर अल्टीमेट मजा आ गया। ठीक है, हाँ जी। जी हाँ, सिलेबस बेटा लाइव सेशन में 4 से 5 महीने में हो जाएगा। हमने यूट्यूब पर डेमो देखा था। चलिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा आपने हमारे बारे में, है किसी ने हमारी बुक भी देखी होगी, किसी ने कुछ देखा होगा। जी हाँ। चलिए, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट, हाँ बिल्कुल बेटा, देखो वही क्वेश्चन आप पूछते हो, बैंक पीओ भी कवर हो जाएगा, वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैंने सिलेबस वीडियो में भी ये बातें आपको समझाई थी। तो आप लोग बेटा सिलेबस वीडियो जरूर देख लो। ठीक है, आप बहुत याद आते हैं। अरे अभी तो हमारी मुलाकात को चंद लम्हे हुए हैं और अभी से हम याद आने लगे आप लोगों को, हैं। चलिए, जी हाँ। तो भाई आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का, सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डाइस, है ना। डाइस यानी कि पासा। हिंदी में क्या बोलते हैं डाइस को? हिंदी में बोलते हैं डाइस को पासा। ठीक है, अब थोड़ी देर आप लोगों को बेटा ध्यान से सुनना है, अभी कुछ नोट नहीं करना, अभी सिर्फ ध्यान से सुनना और बोर्ड पर देखना। जब मैं कहूंगा तब नोट करना। ठीक है, अभी तो एक छोटा सा मुझे इंट्रोडक्शन देने दो इस चैप्टर का, कि चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे देने दो। अच्छा मुझे बताओ, डाइस पासा लूडो तो सभी ने खेला होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसने लूडो ना खेला हो। हम्म, सभी ने खेला होगा। तो भाई जिससे हम लूडो खेलते हैं वो जो पासा है वही डाइस है। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी डाइस में टोटल कितनी सरफेस होती है? सरफेस समझते हो बेटा? सरफेस यानी कि सतह। सर आप वर्ल्ड के बेस्ट हैं बेटा, अभी पढ़ तो लो हमसे, अभी से तारीफ करनी शुरू कर दी। हाँ, तो टोटल कितनी सरफेस होती है किसी भी पासे के अंदर? देखो, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, वो आपको ना मुझे आंसर देना है जोर से बोलकर, है ना। चाहे आप एक बार को कमेंट ना करो, लेकिन जोर से बोलकर आंसर देना। ठीक है, जी हाँ। ये मत सोचना कि सर तो हमारी आवाज सुन नहीं रहे तो हम क्यों आंसर देना, ऐसा मत करना। जो जो मैं पूछता जाऊंगा वो आप जोर से बोलकर आंसर देते जाओगे, भले ही आप कमेंट ना करो। आई डोंट नीड एनी कमेंट्स, मुझे कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, बट आप जोर से बोलोगे। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, जो आप बोलोगे वो मुझे सुनाई देगा। ठीक है, हाँ जी। तो भाई किसी भी डाइस में टोटल कितनी सरफेस होती है? सरफेस यानी कि सतह, सतह। ठीक है, तो टोटल 6 सरफेस होती हैं। हर 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 कोई जानता है कि किसी भी पासे में टोटल 6 सरफेस होती हैं, 6 सतह होती हैं। अच्छा, जब हम पासे को देखते हैं तो 6 सतहों में से हमें कितनी सतह है जो दिखाई दे रही हैं? सर अगर हम पासे को ध्यान से देखें तो तीन ऐसी सतह हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, डेट आर सीन, और 3 ऐसी सतह हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जो कि छुपी हुई सतह हैं। There are three surfaces that are hidden. There are three surfaces that are seen. 3 सतह दिखाई दे रही हैं और 3 सतह हमें दिखाई नहीं दे रही बेटा, है ना। 3 सतह दिखाई दे रही हैं और 3 सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही हैं? जैसे मैं आपसे कहूं ये 1 और ये 2
और ये 3, ये 3 सतह हमें दिखाई दे रही है ना, 1 2 3, और 3 सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिलेटेड टू हिडन सरफेसेस ही होगा। हमें छिपी हुई सतहों के बारे में ही पता लगाना है कुल मिलाकर, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए। अल्टीमेटली हमारा काम ये होगा इस चैप्टर के अंदर छिपी हुई सतहों के बारे में पता लगाना, हिडन सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि कौन सी सरफेस कहां पर छुपी हुई है और उस पर क्या सरफेस है। जैसे मैं आपसे कहूं भैया एक है, एक के विपरीत कौन सी सतह होगी, एक के विपरीत क्या है भाई, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत क्या है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो एक के विपरीत क्या है ये हम पता लगा ही नहीं सकते। क्या पता लगा सकते हो एक के विपरीत क्या है? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि एक ऊपर है और जो एक के विपरीत है वो नीचे है, नीचे, और नीचे की सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या आपको दिखाई दे रही है? हा? नहीं दिखाई दे रही। कुछ बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 6। अब मेरे भाई आप कैसे 6 आंसर दे सकते हो? आप अंतर्यामी हो, आप परमात्मा हो। क्या आपको 6 की 6 से सतह दिखाई दे रही है? मुझे तो सिर्फ 3 ही सतह दिखाई दे रही है, 1 2 3। बाकी की पीछे की तीनों सतहों पे तो मैं कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक के नीचे 6 ही लिखा हुआ है? एक के नीचे तो 2 भी हो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हा? आप ये कैसे कह सकते हो कि एक के नीचे 6 होगा? अभी हमें नहीं पता चलेगा कि एक के नीचे क्या है, ठीक है जी। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू डाइस, तो देखो एग्जाम में ना टोटल 5 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? एग्जाम में टोटल बनते हैं 5 केस। अब मैं एक एक करके सारे केस आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है उन केसेस को, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला केस बनता है व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, यानी कि एग्जाम में सिर्फ पासे की एक ही फिगर आपके सामने होगी, जैसे कि ये है, सिर्फ एक सिंगल फिगर आपके सामने होगी पासे की, और इस फिगर से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछे जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर, है ना, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। केस सेकंड, दूसरा केस क्या बनेगा कि एक ही पासे की 2 फिगर आपके सामने हो, 2 पोजीशंस। जैसे जब इस पासे को हमने देखा तो बेटा मुझे 3 सतह दिखाई दी, 1 2 3। लेकिन इसी पासे को मैं घुमाकर देखूं, इसी पासे को मैं घुमाकर देखूं किसी और एंगल से, तो जरूरी नहीं है ना, है ना। इसी पासे को अगर मैं घुमाकर देखूं किसी और एंगल से, तो जरूरी नहीं है कि यही 3 नंबर मुझे फिर से दिखाई दें। हो सकता है इस बार मुझे नंबर दिखाई दें 4 5 6। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है, सिंगल फिगर वाला ही क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में 2 फिगर वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप केस थर्ड बताओ बेटा, केस थर्ड क्या बनना चाहिए? हाँ, पहला केस आपको पता है 1 फिगर क्वेश्चन, दूसरा केस बनेगा 2 फिगर क्वेश्चन, तीसरा केस क्या बनेगा? जरा सोच कर बताओ बेटा, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग हमें यूज करना पड़ेगा। हाँ, तर्क शक्ति, थोड़ी सी तर्क शक्ति हमें भी लगानी पड़ेगी। बताओ केस थर्ड क्या बनेगा? एक बच्चे ने कहा सर पहला केस है 1 फिगर क्वेश्चन, दूसरा केस है 2 फिगर क्वेश्चन, और तीसरा केस है 3 फिगर क्वेश्चन। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अगर बेटा केस थर्ड है 3 फिगर क्वेश्चन, तो केस फोर्थ है 4 फिगर क्वेश्चन, केस 5 हो गया 5 फिगर क्वेश्चन, केस 6 हो गया 6 फिगर क्वेश्चन, यानी कि फिर ये तो कोई केस खत्म ही नहीं होगा। फिर 7 फिगर, फिर 8 फिगर, फिर 9 फिगर, फिर 10 फिगर, फिर 11 फिगर, ऐसे तो कोई केसेस खत्म ही नहीं होने वाले। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये जो केस थर्ड है ना, ये है जब एग्जामिनर आपको 2 से ज्यादा फिगर दे दे, मोर देन 2 फिगर। जब एग्जामिनर आपको 2 से ज्यादा फिगर दे दे, यानी कि 3 फिगर भी दे सकता है, 4 फिगर भी दे सकता है, 5, यस बैंकिंग भी कवर होगा डेफिनेटली इस बैच में, 6 फिगर भी दे सकता है, 7 फिगर भी दे सकता है, 8 फिगर भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। मोर देन 2 में सब आ गई, है ना। तो केस थर्ड है बेटा व्हेन मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन। चलिए चौथा केस क्या बनता है? चौथा केस बनता है जब हम पासे को खोल देते हैं, जब हम पासे को खोल देते हैं, है ना, खुला हुआ पासा हमें दिखाई देता है। और एक आखिरी केस है, पांचवा केस है, जब एग्जाम में पासे की कोई फिगर ही ना दी गई हो, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन।
लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो कुल मिलाकर ये है कि जब चैप्टर में 5 का क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में, सॉरी, जब एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो टोटल 5 केस में से ही एक केस होगा। या तो 1 फिगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, या फिर मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, या फिर ओपन डाइस, या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इन 5 के अलावा छठा केस बनता ही नहीं है। इन 5 के अलावा छठा केस बनता ही नहीं है। अच्छा, बस मेरा एक क्वेश्चन का आंसर और दो। जब एग्जाम में गलती से 2 फिगर का क्वेश्चन आ गया, गलती से या जानबूझकर अगर 2 फिगर का क्वेश्चन पेपर में आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो मुझे बताओ इन दोनों फिगर में कितनी ऐसी सरफेसेस हैं जो कॉमन है, कितनी ऐसी सतह है जो सामान्य है। सामान्य का मतलब समझते हो, सामान्य मतलब कॉमन। ऐसी कितनी सरफेसेस हैं जो कॉमन दिखाई दे रही हैं आपको दोनों फिगर में? बताओ जल्दी से, फटाफट से चेक करके, कितनी ऐसी सरफेसेस हैं जो आपको दोनों फिगर में कॉमन दिखाई दे रही हैं? सर 0 है ना, 0। जी हाँ, इस बैच के बाद बेटा लाइव प्लस वीओडी का मतलब ये होता है कि इस बैच में पूरी की पूरी रीजनिंग लाइव सेशन में खत्म होगी और उसी लाइव की रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिलती जाएंगी। इसके अलावा एक मेरा पुराना बैच है रीजनिंग का जो मैं खत्म कर चुका हूं, उसकी सारी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको पहले से दे दी गई है एडवांस फॉर्म में। कुछ एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 दिन में ही अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो वीओडी बैच दे दिया गया, वो उस 10 दिनों में वो पूरी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये 2 फिगर जो आपके सामने हैं, ये 2 फिगर ऐसी फिगर है जिसमें एक भी सतह सामान्य नहीं है, देयर इज नो कॉमन। तो क्या जरूरी है कि पेपर में जब भी 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा हमेशा 2 फिगर में नो कॉमन होगा? हमेशा 2 फिगर का क्वेश्चन नो कॉमन वाला ही होगा? हमेशा दोनों फिगर में एक भी सतह सामान्य नहीं होगी? इज इट कंपल्सरी? ऐसा जरूरी है? सर नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सर हो सकता है पेपर में जब एक ही पासे की 2 फिगर आपके सामने हो, 1 2 3 4 2 5, हो सकता है सर एग्जाम में जब एक ही पासे की 2 फिगर आपके सामने हो तो वहां पे 2 नहीं, एक सतह भी सामान्य हो सकती है। देयर इज ओनली 1 कॉमन, 1 कॉमन। बताओ, तो 1 कॉमन भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है 2 ही सतह कॉमन हो, एक सतह भी सामान्य हो सकती है। और कोई केस बन सकता है? सर ऐसा भी हो सकता है जब एक ही पासे की 2 फिगर आपके सामने हो, है ना, जब एक ही पासे की 2 फिगर आपके सामने हो, जैसे 1 2 3 2 1 5, तो वहां पर हो सकता है सर 2 सतह भी सामान्य हो, व्हेन देयर इज ओनली 2 कॉमन। तो सर 2 कॉमन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बताना? एक बच्चा कह रहा है सर 3 कॉमन भी तो हो सकता है, तीनों सतह भी तो कॉमन हो सकती हैं। चलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आ जाओ, अब तुम बोर्ड पर ध्यान से देखो। एक बच्चे ने कहा सर तीनों सतह भी तो कॉमन हो सकती है, 1 2 3 और 1 2 3। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 2 अलग अलग फिगर नहीं है। अब ये सिंगल फिगर क्वेश्चन है, ये 2 फिगर क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल फिगर क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों फिगर एक ही है। तो तीनों सतह सामान्य या कॉमन नहीं हो सकती। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर गलती से 2 फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में मिला, है ना, 2 फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में मिला, तो 2 फिगर में या तो नो कॉमन का क्वेश्चन आएगा, या 1 कॉमन, या 2 कॉमन। चलिए इस पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो टोटल कितने केस होंगे? 5। या तो 1 फिगर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा पेपर में, या 2 फिगर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, या फिर ओपन डाइस भी मिल सकता है, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अगर गलती से 2 फिगर का क्वेश्चन आया तो इसके अंदर टोटल कितने केस बनेंगे? सर 2 फिगर के अंदर टोटल 3 केस बनेंगे। हो सकता है सर नो कॉमन का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सर 1 कॉमन का क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है 2 कॉमन का क्वेश्चन आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, चैप्टर कुछ हल्का फुल्का आया, समझ आया कि क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर? एक चैप्टर की इमेज बनी आपके माइंड में है? जैसे ये एक छोटा सा ट्रेलर समझो बेटा, ये एक ट्रेलर था छोटा सा कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो आपको समझ आ गया होगा, हाँ, एक्साइट हो रहे होगे काफी पढ़ने के लिए सर, हाँ जी। तो समझ आ गई ना चीजें कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बेटा लाइव क्लास चल रही है, लाइव, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
ये लाइव क्लास है। यस सर, गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, बेहतरीन। चलिए, गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब पेपर में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि बेटा ये वही पासा आपको देखने को मिले जो जिससे आप लूडो खेलते हो, है ना। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको वही पासा देखने को मिले जिससे आप लूडो खेलते हो। कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक हो। लाइक दिस, 1 2 5। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से लेकर 6 तक के अंक हो। हमें एग्जाम में ऐसा भी मिल सकता है बेटा, लाइक ABF, यानी कि लेटर भी हो सकते हैं डाइस पर, लेटर्स भी हो सकते हैं डाइस पर, है ना। और इवन सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं हम डाइस पर, सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं हम डाइस पर। तो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जब भी आप पासा देखो वो लूडो वाला ही पासा हो। एग्जाम में ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इनमें से कोई भी डाइस आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, बुक कौन सी लें बेटा, मार्केट में एक ही बुक है रीजनिंग की, उसके अलावा कोई बुक ही नहीं है, और वो बुक है रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है जी, हाँ। एक बच्चे ने कहा सर एक वो भी तो डाइस होता है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे हम अलग अलग कलर पेंट कर देते हैं, देन आफ्टर उसकी कटिंग करते हैं। जैसे हमने रेड कलर पेंट कर दिया 6 की 6 सरफेस पर, फिर इसकी हमने कटिंग की, फिर इसकी हमने कटिंग की। सर ये वाला भी तो होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने रीजनिंग पहले से पढ़ ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ये अलग चैप्टर है, और ये इस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। तो बेटा इस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव, जिसमें हम जिसमें हम एक बड़े पासे को छोटे छोटे पासों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें हम एक बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर देते हैं। तो उस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो चैप्टर इसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइस को पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम क्यूब एंड क्यूबॉइड को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त जी। तो भाई शुभारंभ करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर का। तो लिखो बेटा, हेडिंग डालो आप अपने अपने कोमल कोमल सुंदर सुंदर हाथों से, डाइस यानी कि पासा। ठीक है, हेडिंग डालो डाइस यानी कि पासा। जी हाँ, डाइस यानी कि पासा। पासा शुरू करने से पहले एक दो छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आप मतलब एक ही सिंगल डेफिनेशन है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। हेडिंग डालो बेटा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में लिखो मानक पासा, हिंदी में लिखो बेटा मानक पासा। चैप्टर शुरू करने से पहले जरा हम इसके बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्डाइज, मानक पासा क्या होता है। ठीक है, लिखिए बेटा, जब आप अपने सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथों से नोट्स बनाओगे ना, तो उसका रिवीजन करने का मजा ही अल्टीमेट होगा। अभी तो आपको ऐसा लगेगा सर बस कर लेंगे, नोट्स अपलोड होंगे वहां से रिवीजन कर लेंगे ना, नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन होने चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेट मजा आएगा आपको रिवाइज करने में। जी, लिखो बेटा स्टैंडर्डाइज मानक पासा क्या होता है। डेफिनेशन लिखो, इफ इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. If every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो, यदि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यानी कि बेटा पासे के अंदर अगर हर दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उस पासे को क्या बोलेंगे हम, मानक पासा बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ मानक पासा बेटा इसमें तो बनाया नहीं जा सकता कभी भी,
क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो ही नहीं सकता। मानक पासा कभी यहाँ नहीं मिल सकता हमें। तो जो मानक पासा हमें देखने को मिलता है वो इसी में मिलता है, यानी कि जो पासा लूडो खेलने के काम आता है ना, उसी में हमें मानक पासा मिल सकता है, बाकी और कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है। इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है जी हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक डाइस है और मैं आपसे कहूं दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, ये है एक मानक पासा है, एक एक कंडीशन गिवन है ना। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन, और ये फिगर बना लो, ये फिगर बना लो 1 2 3, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ इट इज अ if it is a standard dice, if it is a standard dice, then what is opposite to 5? हिंदी में लिखो बेटा, यदि यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है, तब 5 के विपरीत क्या होगा? यदि यह एक मानक पासा है तब 5 के विपरीत क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी मैंने डेफिनेशन लिखा है, इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। यदि पासे में प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासा का अर्थ क्या होता है कि वो पासा जिसमें 1 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 1, तभी तो बेटा 6 और 1 मिलके 7 बनाएंगे। 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2, बेटा तभी तो 5 और 2 मिलके 7 बनाएंगे। 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3। तो वैसा ऐसा पासा जिसके ये आंसर्स होते हैं उसी पासे को हम मानक पासा कहते हैं, क्योंकि मानक पासा वो पासा है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग कितना है? 7। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस देन व्हाट इज अपोजिट टू 5? यदि यह एक मानक पासा है तो 5 के विपरीत क्या होगा? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, मानक पासा में हर दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो 5 के विपरीत कितना होगा? 5 के विपरीत 2 होगा। सिंपल सी बात है ना। 2 आंसर आ गया। विदाउट पेन एंड पेपर, ये जो चैप्टर है ना बेटा रीजनिंग का, ये क्या मतलब 80 to 90% रीजनिंग हम विदाउट पेन एंड पेपर ही सॉल्व करते हैं। जी हाँ, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, एक तो बेटा 5-6 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, तो उसके चक्कर में नेटवर्क का थोड़ा सा पंगा हो सकता है ना। तो आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही होगी, बाकी यूपी दिल्ली में तो यूपी दिल्ली हरियाणा काफी बारिश हो रही है पिछले 5 दिनों से जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपसे ये कहा था, अगर है ना, अगर हमारा पासा स्टैंडर्ड नहीं है तो वो पासा क्या कहलाता है? अगर हमारा पासा मानक नहीं है, अगर हमारा पासा मानक नहीं है तो वो क्या कहलाता है? सर अगर हमारा पासा मानक नहीं है ना तो वो साधारण पासा कहलाता है। बेटा बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे पता है क्लास बफर कर गई थी और नेटवर्क इश्यू होने की वजह से क्लास हमारी रुक गई थी, है ना। नेटवर्क इशू होने की वजह से क्लास हमारी रुक गई थी, क्योंकि बारिश का माहौल है, हर जगह बारिश हो रही है। अब तो क्लास परफेक्ट चल रही है ना, कि अब भी बफरिंग हो रही है यार? अब तो नहीं होनी चाहिए, अब तो क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है यहाँ से। क्यों भाई? अब तो क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, अब तो बफरिंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, अब तो बफरिंग नहीं होगी बेटा, अब क्लास परफेक्ट चल रही है यहाँ से एकदम जी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर हमारा पासा मानक नहीं है, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, तो उस पासे को हम क्या बोलते हैं? तो बेटा उस पासे को हम बोलते हैं जनरल डाइस। कौन सा पासा बोलते हैं? साधारण पासा। हेडिंग डालो, लिखो जनरल डाइस, लिखो, चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड
चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड देन इट इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। हिंदी में लिखो बेटा, यदि पासा मानक नहीं है, यदि पासा मानक नहीं है, यदि पासा मानक नहीं है, तब यह साधारण पासा कहलाता है। यदि पासा मानक नहीं है तब यह साधारण पासा कहलाता है। यानी कि डाइस बेटा दो टाइप के हैं, एक स्टैंडर्ड एक जनरल। स्टैंडर्ड वो डाइस है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना है 7, और अगर मान लो हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं है तो वो जनरल डाइस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो पासे हैं आपके सामने, एक पासा है ये वाला, ठीक है, 1 2 3, और इस पासा का सोल्यूशन है 1 के विपरीत 6 है भाई, 2 के विपरीत 5 है और 3 के विपरीत 4 है। और एक और पासा है हमारे पास, उसकी भी सेम यही नंबर्स है 1 2 3, लेकिन यहां पर 1 के जो पीछे है ना, 1 के पीछे यहां पर 5 है, 1 के पीछे 5 प्रिंट किया है और 2 के पीछे 6 किया है और 3 के पीछे 4 है। इस पासे में बेटा मैंने 1 के पीछे 5 किया है प्रिंट और 2 के पीछे 2 के अपोजिट 5 किया, सॉरी 2 के अपोजिट 6 किया है, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 किया है। ये दो पासे आपके सामने हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो डाइस होगा ये डाइस कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा। तो ये जो पासा है बेटा ये मानक पासा है, क्योंकि हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना है 7 है। बट ये जो पासा है बेटा, ये जो पासा आपके सामने है, दिस इज अ जनरल डाइस, ये एक साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि ये मानक नहीं है भाई, ये मानक नहीं है तो ये साधारण है। सिंपल सी बात है, मानक नहीं है तो ये साधारण है। चलिए, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने यूज की, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशंस थी। चलिए अब हम फाइनली इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता था, हाँ बेटा अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता था कि इस चैप्टर में बनेंगे टोटल 5 केसेस, ठीक है। तो बेटा हेडिंग डालो केस 1, सबसे पहली हेडिंग डालो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिखो बेटा, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, व्हेन ओनली वन फिगर, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन ओनली वन पोजीशन, when only one position is given, when only one position is given, जब केवल एक ही स्थिति दी जाए, जब केवल एक ही स्थिति दी जाए, when only one figure is given, है ना, ठीक है। डाल ली हेडिंग, लिखो बेटा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बेटा वो था, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक फिगर आपके सामने है, 1 2 5, और क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। सिर्फ एक सिंगल फिगर आपके सामने दी गई है, सिर्फ एक, दूसरी फिगर दी ही नहीं गई बेटा, दूसरी फिगर दी ही नहीं गई, सिर्फ एक फिगर दी गई है। और यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 5, ईदर 1 2 और 5, और एक ऑप्शन है E4, एक ऑप्शन है E4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई बता रहे हैं 3 के विपरीत 4 आएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत 4 आएगा। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो पासा आपके सामने है ना, आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये मानक पासा है या साधारण। अरे मानक तो तब पहचानोगे ना जब आपको ये पता हो कि 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। जब आपको ये पता है
तभी आप कंफर्म कर सकते हो कि भाई ये एक मानक पासा है। लेकिन यहां पर पता ही नहीं है कि 1 के पीछे क्या है। देखो जब एक फिगर दी जाती है ना डाइस की, तो प्रैक्टिकली सोचो कि अगर सिर्फ एक ही फिगर हमारे सामने और सिर्फ 3 ही सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं, तो जो पीछे की 3 सतह है ना, उन पर कुछ भी आ सकता है, उन पर कुछ भी आ सकता है। हाँ जी। तो जो पीछे की 3 सतह हैं उन पर कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि आपको 3 ही सरफेस दिखाई दे रही हैं और बाकी की 3 सरफेस दिखाई नहीं दे रही हैं। तो पीछे की 3 सतहों पर कोई भी संख्या आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, 3 के विपरीत कभी भी 4 नहीं आ सकता मेरे दोस्त, क्योंकि जो 4 है ना वो 3 के साथ है। देखो ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर एक साथ हैं, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। ये 3 नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते हैं। और इन तीनों सतहों के विपरीत बाकी की तीनों सतहों में से कोई सी भी हो सकती हैं। और ये बताओ बाकी की तीनों सतह कौन कौन सी हैं, 1 to 5 के अलावा कौन कौन सी है? 1 to 5 के अलावा कौन कौन सी है? बाकी की 3 सतह कौन कौन सी है बताओ। सर बाकी की जो 3 सतह हैं वो है 3 4 6। तो बेटा 1 2 5 के विपरीत 3 4 6 में से कुछ भी आ सकता है। और जो 3 4 6 जो छिपी हुई है ना बेटा, वो 3 4 6 एक साथ है, वो एक साथ है, वो भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। तो बेटा 3 के जो विपरीत है ना, 3 के विपरीत 1 2 5 में से कुछ भी आ सकता है। 3 के विपरीत 1 2 5 में से कुछ भी आ सकता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते। 3 के विपरीत 1 2 5 में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जब एग्जाम में एक सिंगल फिगर गिवन हो, जब एग्जाम में एक सिंगल फिगर गिवन हो, तो आप अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता नहीं लगा सकते। 1 2 1 2 1 2 6 1 to 6 फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। बताओ 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5 एंड देयर आर 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक बच्चे ने कहा सर ये तो स्टैंडर्डाइज था, तो स्टैंडर्डाइज में तो 3 के विपरीत 4 होता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको यही बता रहा हूं, मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 हो। तो जब आपको पता ही नहीं है कि 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है, तो आप इस पासे को मानक पासा कैसे डिफाइन कर सकते हो? कोई भी पासा मानक पासा तभी कहलाएगा जब 1 के अपोजिट 6 हो, 2 के अपोजिट 5 हो, 3 के अपोजिट 4। और ये बात आपको पहले से पता हो, ये बात आपको पहले से पता हो, तभी आप पासे को मानक पासा डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और बेटा ये जो सिंगल फिगर आपके सामने है ना, ये 3 नंबर एक साथ हैं, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर आ सकते हैं। तो 1 to 5 हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर कौन कौन से बच गए? 3 4 6। चलिए, तो कहने का मतलब ये है बेटा, सिंगल फिगर क्वेश्चन में, सिंगल फिगर क्वेश्चन में हम डेफिनेट अपोजिट सरफेसेस के बारे में नहीं पता लगा सकते। सिंगल फिगर क्वेश्चन में हम डेफिनेट अपोजिट सरफेस के बारे में पता नहीं लगा सकते। सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि ये जो 1 2 6 है ये हमेशा एक साथ रहेगा। 1 2 6 हमेशा एक साथ रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीनों सतह आसपास हैं। जो पासे में आसपास हैं वो आसपास ही रहेंगी हमेशा। और इन तीनों सतहों के विपरीत बाकी की तीनों सतह होंगी जो कि छिपी हुई हैं। ये बताओ बाकी की सतह कौन कौन सी छिपी हुई है? सर जो बाकी की सतह छिपी हुई है वो है 3 4 5। और जो 3 4 5 है वो भी हमेशा एक साथ रहेंगी। हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत बेटा 1 2 6 में से कुछ भी आ सकता है। 1 2 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, हम कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते। 1 2 6 में से कुछ भी आ सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार होते, ऑप्शन ए
1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी ईदर 1, 2 और 6 और ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो बेटा अब हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं देंगे, अब हम आंसर देंगे ईदर 1, 2 और 6। अब कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं आएगा, अब आएगा 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है। देखो प्रैक्टिकली सोचो, जो 5 है ना, प्रैक्टिकली सोचो, एकदम प्रैक्टिकली, बेटा थ्योरेटिकली रटने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली सोचो। 5 जो है वो 1 के विपरीत भी आ सकता है, 2 के विपरीत भी हो सकता है और 3 के विपरीत भी हो सकता है, सॉरी 6 के विपरीत भी हो सकता है। तो 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 कहीं भी हो सकता है पीछे की तीनों सतहों में से, क्योंकि पीछे की जो सतह है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो वहां पर कोई भी संख्या आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2, 3 फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत क्या है? ऑप्शन आर 4, 5, 6, ईदर 4, 5, 6 या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते। यस, एक बच्चे ने कहा वीओडी फॉर्म में डाइस चैप्टर पहले से दिया गया है, देन व्हाई आर यू टीचिंग अगेन? ओहो मेरे लाल, क्या नाम है आपका? शंकर ज्योति लाल। मेरे बच्चा, वीओडी फॉर्म में पूरी रीजनिंग मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ा दी है, सिर्फ डाइस चैप्टर नहीं, वीओडी में मैंने पूरी रीजनिंग ही पढ़ा दी है आपको, तो फिर तो लाइव क्लास होनी नहीं चाहिए एक भी। बेटा ये बैच 2 in 1 बैच है, एक वीओडी अलग बैच है जिसमें पूरी रीजनिंग आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में पा चुके हो, और एक ये लाइव बैच चलेगा जिसमें पूरी रीजनिंग दोबारा से लाइव सेशन में कंप्लीट होगी। हाँ, और इस लाइव सेशन की भी रिकॉर्डेड वीडियो बेटा आपको मिलती जाएंगी, ठीक है जी हाँ। तो ये 2 in 1 बैच है। चलिए अब आपसे पूछा है भाई 3 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जब भी सिंगल फिगर का क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपोजिट सरफेस को डिफाइन नहीं कर सकते, आप अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता नहीं लगा सकते, सिर्फ इतना पता लगा सकते हो कि ये 3 नंबर हैं, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत जो 3 नंबर बच गए वो आने की संभावना है। और बच कौन कौन से गए बेटा? बच गए 4, 5, 6, तो 1, 2, 3 के विपरीत 4, 5, 6 के आने की संभावना है। अब हमसे पूछा क्या है कि भाई 3 के विपरीत क्या होगा, तो ये बताओ 3 के विपरीत क्या होगा। सर 3 के विपरीत 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, 2 के विपरीत 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, 1 के विपरीत 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, और बेटा 4 के विपरीत 1, 2, 3 में से कुछ हो सकता है, 5 के विपरीत 1, 2, 3 में से कुछ हो सकता है, और 6 के विपरीत 1, 2, 3 में से कुछ हो सकता है। तो हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत बेटा 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब ये मत कहना कि सर ये मानक पासा है, बेटा इस पासे को मानक पासा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि 1 के विपरीत 6 है। बेटा मैं 6 को नीचे प्रिंट कर दूं तो तुम क्या इसको मानक पासा डिफाइन कर पाओगे? जब सिंगल फिगर हमारे सामने है तो हम उस पासे को मानक पासा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सिंगल फिगर है, इसको मानक पासा डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के अपोजिट जरूरी नहीं है 6 प्रिंट हो, 5 भी तो प्रिंट हो सकता है। तुमने देखा थोड़ी है पीछे झांक कर क्या है? जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ, 5वां क्वेश्चन। अब इस बार थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। बताओ 3 के विपरीत क्या होगा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3 एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, मतलब 5 ऑप्शंस। 3 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, या 3 के विपरीत 2, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है, या फिर 3 के विपरीत 1 या 5 होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। जल्दी से बताओ, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। बेटा आपके जितने भी डाउट्स है ना, मैं सारे डाउट्स दूर कर दूंगा, टेंशन ना लो। बस उसके लिए थोड़ा सा ना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। चलिए तो मेरे भाई, ये
एक फिगर दी गई है, सिंगल फिगर क्वेश्चन है, तो सिंगल फिगर में ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के तीनों संख्याएं हो सकती है। देखो एकदम प्रैक्टिकली सोचना है, रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रट डालो, रट्टाफिकेशन मारना ही नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली सोचो। सिर्फ 3 ही सरफेस दिखाई दे रही है, 3 छिपी हुई है। कौन कौन सी छिपी हुई है? 1 3 5, वो भी तीनों एक साथ है, लेकिन वो 2 4 6 में से किसी के भी विपरीत हो सकती है। तो बेटा ये नो कॉमन ट्रिक होती है। नो कॉमन ट्रिक में जो सतह दिख रही है वो एक साथ रहेंगी, उनके विपरीत बाकी की तीनों सरफेस हो सकती है। हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या है, तो बेटा 3 के विपरीत 2 4 6 में से कुछ भी आ सकता है, इधर 2 4 और 6। अगर हम इन 4 ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन डी, 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मैं इन 4 ऑप्शन को देखूं तो डेफिनेटली कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन अगर ये वाले 4 ऑप्शन हो तो क्या करोगे? अगर ये वाले 4 ऑप्शन पेपर में आ जाएं तो क्या करोगे? देखो 3 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहां से तो ये ऑप्शन आ गए। लेकिन अगर मान लो 2 4 6 3 अलग अलग ऑप्शन है और ना तो कैन नॉट बी डिटरमाइन है, ना ही इधर 2 4 और 6 है, अब हम क्या करें? देखो ये वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 5 तो 3 के साथ है, तो जो 3 के साथ है वो कभी 3 के विपरीत नहीं हो सकते। तो यहां पर देखो हमारी मजबूरी है, यहां पर हमारी मजबूरी है कि 2 4 6 में से एक आंसर देना है। और बेटा सिंगल आंसर तभी आ सकता है जब पासा हमारा मानक हो। इसका मतलब ये है कि अब एग्जामिनर ये चाहता है कि इस पासे को मानक मानो और मानक पासा मान के आंसर दो, ताकि हम आंसर कंफर्म कर सकें। तो अब इस सिचुएशन में हम इस पासे को मानक पासा एज्यूम कर लेंगे, स्टैंडर्डाइज एज्यूम करेंगे। अब हम इसको स्टैंडर्डाइज एज्यूम करेंगे, और स्टैंडर्डाइज में बेटा 3 के अपोजिट क्या होता है? सर स्टैंडर्डाइज में 3 के अपोजिट 4 होता है। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है? 3 के अपोजिट 4 होता है। तो अब आप समझे कि ये वाला स्टैंडर्डाइज कब माना गया? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के बेसिस पर हमने इसको स्टैंडर्ड एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहां हमारी मजबूरी है। बट यहां पर बेटा हमें यही आंसर देंगे, यहां पर हम 4 आंसर नहीं दे सकते, इतना याद रखना। ठीक है जी हाँ। चलिए अब मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। हाँ चलो, एक और डाउट होगा वो भी मैं दूर कर देता हूं आपके माइंड से। 100% ये वाला डाउट भी आपके माइंड से मैं दूर कर देता हूं। 2 4 3, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट क्या है? एंड देर आर 4 ऑप्शंस, 2 3 4, इधर 2 और 4। हाँ जी, इधर 2 और 4। अगेन देर आर 4 ऑप्शन, फिर से बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 3 4 6। हाँ जी, अब बताओ बेटा 2 3 4। तो बेटा ये जो 3 सतह है ये हमेशा एक साथ रहेंगी, 2 3 4। सर ये हमेशा एक साथ रहेंगी 2 3 4, और इन तीनों के विपरीत बाकी की तीनों सतह आ सकती हैं। बाकी की तीनों सतह कौन कौन सी हैं? 1 5 6। बाकी की तीनों सतह कौन सी है? 1 5 6। हमसे पूछा है 1 के विपरीत क्या है, तो बेटा 1 के विपरीत 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन के हिसाब से। अब यहां पर हम फंस गए बेटा, यहां पर हम क्या आंसर दें? यहां पर सिंगल आंसर हमसे पूछा है, जैसे कि यहां पूछा था। अब आप ये कहोगे सर 1 के विपरीत 6 आंसर दे दो, इसको मानक पासा मान लो। जैसे यहां पे मानक पासा माना, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब इस पासे को हम चाहकर भी मानक पासा एज्यूम नहीं कर सकते। हम चाहकर भी इसको मानक पासा नहीं मान सकते, क्योंकि ये मानक पासा कभी बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता मानक पासा? क्योंकि सर मानक पासा में 3 के विपरीत 4 होता है, और यहां पर 3 और 4 एक साथ हैं। यहां 3 के विपरीत 4 कभी हो ही नहीं सकता। तो जब 3 के विपरीत 4 कभी हो ही नहीं सकता, तो ये कभी भी मानक पासा नहीं बन सकता। ये 100% क्या है? साधारण पासा है। ये 100% जनरलाइज है। क्या है? 100% जनरलाइज। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 और 4 मिलके 7 बना रहे हैं, तो 3 के विपरीत कभी 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 और 4 एक साथ है। ठीक है दोस्त, क्योंकि 3 और 4 एक साथ है, इसलिए 3 के विपरीत 4 नहीं आ सकता। तो भाई 1 के विपरीत 6 आंसर यहां पर मत देना, क्योंकि हम इसको मानक पासा एज्यूम नहीं कर सकते।
ठीक है दोस्त, इसका मतलब ये है दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गलती से ऑप्शन एग्जाम में इस तरह से पूछ लिए गए। यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, यहां पर तो हमने मानक पासा मान का आंसर दे दिया, लेकिन यहां पर हम मानक पासा मान के आंसर नहीं दे सकते, तो दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। कहने का मतलब है यहां पे कोई भी ऑप्शन टिक करके आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। आप 2 टिक करोगे तो भी, 3 टिक करोगे तो भी, 4 टिक करोगे तो भी, क्योंकि बेटा एक के विपरीत 2, 3, 4 में से ही कोई एक होगा, चाहे तो 2 हो, चाहे तो 3 हो, चाहे तो 4 हो। ठीक है जी हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी वन फिगर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब भी सिंगल फिगर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप अपोजिट सरफेसेस के बारे में बता नहीं सकते। सिर्फ इतना बता सकते हो कि ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं, बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक पासा है जिस पर A to F प्रिंटिंग है, A B F, ए से लेकर एफ तक इस पासे पे लेटर्स प्रिंट है, और हमसे पूछा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू सी। सी के विपरीत क्या है? पहला ऑप्शन है डी और एफ, डी और ई, दूसरा ऑप्शन है ए और बी, तीसरा ऑप्शन है बी और एफ, और चौथा ऑप्शन है ए बी या एफ। अब बताओ, ये एक पासा है जिसकी 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, 3 सतह दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, 3 सतह दिखाई दे रही हैं और 3 सतह छुपी हुई हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 में डाइस था ना, वो एक जनरल डाइस था। वो एक, अगर किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वो पासा हमेशा एक साधारण पासा होता है, वो कभी भी मानक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इस पासे में 3 के विपरीत कभी 4 नहीं जा सकता, तो ये मानक कभी नहीं बन पाएगा। ये मानक बनाया जा सकता है, 2 के विपरीत 5 आ सकता है, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1, बट इसको कभी भी मानक नहीं बना सकते। ये हमेशा साधारण ही रहेगा। चलिए, अब बेटा जैसे कि आप जानते हो वन फिगर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सर वन फिगर में क्या होता है, जो 3 सतह दिखाई देती हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगी, जो 3 सतह दिखाई देती हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगी, और इन तीनों सतहों के विपरीत बाकी की 3 सतह हो सकती हैं। रिमेनिंग 3 सरफेसेस कौन कौन सी 3 सतहें जो बच गई ए से लेकर एफ तक? ए आ गया, बी आ गया, एफ आ गया, बच क्या गया? सी बच गया, डी बच गया और ई बच गया। तो बस ये इसके विपरीत होगा और ये इसके विपरीत होगा। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू सी। तो बेटा सी के विपरीत ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है। तो सी के विपरीत ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। इस क्वेश्चन में अगर मैं सारे आंसर दूं ए के विपरीत, तो बेटा ए के विपरीत सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई। अच्छा, बी के विपरीत, बी के विपरीत सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई, सी डी ई। अच्छा, सी के विपरीत, सी के विपरीत ए बी एफ। अच्छा, डी के विपरीत, डी के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी आ सकता है। ई के विपरीत, ई के विपरीत ए बी एफ, और लास्ट में एफ के विपरीत सी डी ई। ये वाले इसके विपरीत, ये वाले इसके विपरीत, ये है। तो बेटा वन फिगर जो क्वेश्चन होते हैं, जो वन फिगर क्वेश्चन होते हैं, उसमें डेफिनेट आंसर नहीं निकलता। वन फिगर क्वेश्चन में डेफिनेट आंसर नहीं निकलता, यानी कि जो हम आंसर देते हैं वो विद पॉसिबिलिटी देते हैं। समझे भाई? वो जो आंसर्स हम देते हैं वो पॉसिबिलिटी देते हैं। ठीक, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो बेटा, ये 3 सतह एक साथ हैं, इन तीनों सतहों के जो पीछे है ना वो हमें दिख नहीं रहा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी हाँ, ए के विपरीत सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। जी हाँ, समझे बाबू? नहीं समझे? अच्छा, जो भी डाउट है ना वो आपका अब मैं कंप्लीटली दूर कर दूंगा। जो भी छोटा मोटा डाउट है आपको वो फाइनली दूर होने वाला है। कुछ फिगर बनाओ बेटा पासे की। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट समझाने के लिए है। कुछ फिगर बनाओ फटाफट से। देर आर 4 फिगर्स। ठीक है, 4 फिगर आपके सामने, 4 फिगर बनाओ जल्दी से। ए बी एफ 1
2 6 है ना, 1 2 5 और 1 2 3। ये 4 पासे बनाओ। ये चारों अलग अलग पासे हैं बेटा, ये चारों अलग अलग पासे हैं, ये चारों अलग अलग पासे हैं। 4 अलग अलग फिगर बनाओ जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, ये 4 अलग अलग पासे हैं, जल्दी से बनाओ चारों अलग अलग फिगर। बेटा ये एक स्टैंडर्डाइज है सर, ये एक जनरल डाइस है। क्योंकि स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 हो, लेकिन सर इसमें तो एक के विपरीत 6, 1 2 3 4 5 6 ही नहीं है, तो सर ये मानक पासा तो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, जो मानक पासा नहीं होते वो सारे क्या है, जनरल डाइस, साधारण पासा। अच्छा, ये वाला पासा है, मानक पासा है। सर ये पासा कभी भी मानक नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 6 7। अगर आपको किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 दिख रहा है तो वो पासा कभी भी मानक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सर इसमें 1 के विपरीत कभी भी 6 नहीं जा सकता। 1 और 6 हमेशा एक साथ रहेंगे, जबकि मानक पासा में 1 के विपरीत 6 आना चाहिए, जबकि 1 के विपरीत 6 कभी आ नहीं सकता। तो 100% ये पासा भी एक जनरल डाइस है, यानी कि एक साधारण पासा है। ये भी एक जनरल डाइस है, एक साधारण पासा है। अच्छा, क्या ये पासा कभी क्या हो सकता है, ये पासा कभी मानक पासा होगा? सर ये पासा कभी मानक पासा नहीं बन सकता, क्योंकि 2 और 5 7 है, 2 के विपरीत कभी भी 5 नहीं जा सकता। तो 100% ये पासा भी क्या है, जनरल डाइस है, एक साधारण पासा है। ये पासा भी कभी मानक पासा नहीं बनाया जा सकता, ये पासा भी कभी मानक पासा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि 2 के विपरीत कभी 5 नहीं आ सकता। अच्छा, क्या इस पासे को हम मानक पासा बना सकते हैं? सर 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। यस सर, इस पासे को हम मानक पासा बना सकते हैं। तो ये जो पासा है ये स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। दिस इज स्टैंडर्ड और जनरल, यानी कि ये साधारण और मानक कुछ भी हो सकता है। 1 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है। इसको हम स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है स्टैंडर्डाइज है, बट इसको बनाया जा सकता है। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, अब बातें समझ आई कि नहीं आपको? अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें, आंसर्स की बात करें बेटा, तो यहां पर ए बी एफ हमेशा एक साथ है, और ए बी एफ के विपरीत बाकी की जो 3 बच गए सी डी ई, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये पहले के आंसर्स हैं। इसके आंसर्स क्या होंगे? सर 1 2 6 हमेशा एक साथ है, और 1 2 6 के विपरीत 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। और यहां पर 1 2 5 हमेशा एक साथ है, और 1 2 5 के विपरीत 3 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। और यहां पर 1 2 3 एक साथ है, और 1 2 3 के अपोजिट 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज वन फिगर क्वेश्चंस। तो ये है वन फिगर क्वेश्चन, समझे? एक बच्चे ने कहा फर्स्ट वाला जनरलाइज कैसे होगा? अरे मेरे दोस्त, जो पासा मानक नहीं होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, उन्हीं को जनरलाइज कहते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज थोड़ी हो सकता है, ये स्टैंडर्डाइज थोड़ी हो सकता है, ये स्टैंडर्डाइज थोड़ी हो सकता है। स्टैंडर्डाइज सिर्फ ये हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है दोस्त, क्योंकि यहां पे तुम्हें पता नहीं है ना 1 के अपोजिट 6 है या 5, कुछ भी हो सकता है, 6 भी 5 भी। बिल्कुल परचेस कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते बैच को? अभी तो बैच में एडमिशन ओपन है, क्लोज थोड़ी हुए हैं। आज तो पहला दिन है इस बैच का भाई जी। हाँ जी, तो बेटा अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको वन फिगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वन फिगर क्वेश्चन में पता चल गया होगा, मौज कर दी अभी से ही। वन फिगर क्वेश्चन में अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि कोई भी सरफेस किसी के भी अपोजिट आ सकती है, बस जो सरफेसेस दिखाई दे रही हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगी, और इनके विपरीत बाकी की 3 में से कोई भी आ सकती है। लेटर वाला क्यों नहीं समझे बेटा? यहाँ पे 6 लेटर हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ 6 लेटर प्रिंट है, 6 लेटर प्रिंट है। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो ये तीनों एक साथ है। अब बेटा सी डी ई तो छुपे हुए हैं ना पीछे,
तो ए बी एफ के विपरीत सी डी ई में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। पेमेंट पेंडिंग हो गया तो बेटा करियरविल की होम पेज पर जाओ, होम पोस्ट जो है वहां पर कमेंट कर दो, वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, 12:30 बजे से क्लास शुरू हुई थी बेटा। हाँ जी, चलिए तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए। अब लिखो बेटा केस सेकंड। केस सेकंड लिखो, याद करो बेटा केस सेकंड क्या था? केस सेकंड क्या था याद करो। when only two positions when only two positions of a single dice are given when only two positions of a single dice are given। हिंदी में लिखो बेटा, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं। अब आप ये बताओ मुझे बेटा, अल्फाबेट को उसके नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड नहीं बताते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी तो दो स्थितियों के अंदर टोटल कितने केस बनेंगे? सर दो स्थितियों के अंदर तीन केस बनेंगे, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन, हेडिंग डालो बेटा, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं और दोनों स्थितियों में एक सतह सामान्य हो, दोनों स्थितियों में एक सतह सामान्य हो। बेटा अभी तक क्या था कि आपको सिर्फ एक ही फिगर देखने को मिलती थी पासे की, जैसे ये दे दिया 1 2 3। अब हमने पूछा दो के विपरीत क्या है, तो दो के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन इस बार बेटा क्या है, इस बार आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी कि यही पासा आपको दोबारा से दिखाया गया, दोबारा से, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे थे ना विपरीत सतह, इसलिए आपको ये पासा दोबारा दिखाया गया। और जब आपने इस बार इस पासे को देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 3 4 6। जब आपने इसी पासे को दोबारा देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 3 4 6। और अब हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। दो के विपरीत क्या है? बेटा जब हमें सिर्फ यही फिगर दिखाई गई थी तो दो के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता था, लेकिन हमें इसी पासे की एक और स्थिति दिखाई गई। अब बताओ दो के विपरीत क्या है? क्या अभी भी दो के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, या फिर अब हम आंसर डिफाइन कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम यहां पे सीखेंगे वन कॉमन ट्रिक, जिससे हमें पता चलता है एग्जैक्ट कि कौन सी सरफेस किस सरफेस के अपोजिट है। अब ध्यान से समझना बेटा वन कॉमन ट्रिक को कैसे यूज करते हैं। देखो जो सतह कॉमन होती है ना, जो सतह कॉमन है, जैसे 3 3, तो उसको हम ऊपर नीचे लिखते हैं। अगर मान लो 6 6 होता तो 6 6 लिख देते, 5 5 होता तो 5 5 लिख देते। ये कहां पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी हो। तो जो सतह सामान्य है, जो सरफेस कॉमन है, उसको ऊपर नीचे लिख लो। अब कॉमन सरफेस से ना एक छोटा सा काम करना है हमें। कॉमन सरफेस से एक छोटा सा काम करना है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो? दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो? दक्षिणावर्त। अब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, दक्षिणावर्त, जैसे हमारी घड़ी घूमती है, जैसे हमारी घड़ी घूमती है। तो बेटा 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो क्या आएगा? 3 1 2, 3 1 2, ये नंबर मैंने यहां पे लिख दिए। 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, 3 1 2 3 1 2। और जो काम आपने पहले फिगर में किया बेटा, वही काम सेकंड फिगर में करो। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, कॉमन से क्लॉकवाइज। तो बेटा 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 4 6, ये नंबर यहां पे लिख दो, 3 4 6। तो जो सतह एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, इस पासे में वही सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस पासे में बेटा 2 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 2, 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1, और बेटा 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता। ये बताओ 1 से लेकर 6 तक कौन सी संख्या है जो बच गई? सर 1 से लेकर 6 तक बच गया 5, तो बेटा 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 3। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। तो अब हम अपना आंसर डिफाइन कर सकते हैं कि सर 2 के अपोजिट सिंगल आंसर होगा 6।
तो कहने का मतलब यह था, जब वन फिगर क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो डेफिनेट आंसर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जब इसी पासे की एक और स्थिति हमारे सामने है और दोनों स्थितियों में सिर्फ एक सरफेस कॉमन है, तो वन कॉमन ट्रिक लगाकर हम हर अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम हर अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। पहले हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हैं। तो ये है वन कॉमन ट्रिक। कौन सी ट्रिक है बेटा? वन कॉमन ट्रिक। ठीक, लिखो क्वेश्चन नंबर 9। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की बेटा दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। अच्छा, पहले पासे के जो नंबर हैं वो है 1 2 6। अच्छा, एक बात बताओ, अगर सिंगल फिगर आपको गिवन होती और मैं आपसे पूछता बताओ 6 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर क्या होता? सर 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अगर सिंगल फिगर गिवन है। बट अब मैं दूसरी फिगर आपके सामने दे रहा हूं, 6 5 3। अब बताना 6 के विपरीत क्या है। और अगर बेटा 2 सेकंड में ना आंसर दे दो तो मेरा नाम बदल देना। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत क्या है? क्या अभी भी आप आंसर दोगे? 3 4 5, या 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है 6 के विपरीत। क्या अभी भी आप यही आंसर दोगे? है बेटा 2 से 3 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, वो भी विदाउट पेन, वो भी विदाउट पेन। ये बताओ, यहां पर एक ही पासे की दो फिगर आपके सामने है और दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन है, तो यहां पर कौन सी ट्रिक काम करेगी? सर यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक काम करेगी, और वन कॉमन ट्रिक के हिसाब से 6 के विपरीत वो नंबर होगा जो 1 से लेकर 6 तक दिख नहीं रहा, यानी कि 4। तो अपोजिट टू 6 इज 4। लगे 2 से 3 सेकंड। चलो वन कॉमन ट्रिक कैसे लिखेंगे बेटा? 6 6 को ऊपर नीचे लिखो, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 2, 6 1 2, 6 से क्लॉकवाइज 6 5 3, 6 5 3। तो बेटा 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 4। तो अपोजिट टू 6 इज 4। जी हाँ, तो बेटा ये है वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक के हिसाब से हम एग्जैक्ट अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगा सकते हैं। वन कॉमन ट्रिक से पता लगा सकते हैं बेटा एग्जैक्ट अपोजिट सरफेसेस के बारे में। फिर से एक ही पासे की दो फिगर आपके सामने है। पहली फिगर पे दिखा है हमें ए बी ई। मैंने पूछा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सी डी एफ, इधर सी डी और एफ। देखो, अगर मान लो सिंगल फिगर गिवन होती, अगर सिंगल फिगर गिवन होती तो आप आंसर क्या देते? बी के अपोजिट। सर बी के अपोजिट सी डी एफ में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसी पासे की एक फिगर और आपके सामने दी गई है, और वो दी गई है बेटा सी ई एफ, सी ई एफ। अब बताओ बेटा बी के विपरीत क्या होगा? अब बताओ बी के विपरीत क्या होगा? अब इसमें ट्रिक यूज करो बेटा, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। कौन सी ट्रिक सिखाई है मैंने आपको? कौन सी ट्रिक सिखाई है मिट्ठू? हाँ जी, कौन सी ट्रिक है? वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग जो सरफेस कॉमन है उसको ऊपर ऊपर नीचे लिख लो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज ई ए बी, ई ए बी, ई एफ सी, ई एफ सी। और जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वही डाइस में एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। तो बेटा इस पासे में बी के अपोजिट क्या होगा? सी, सी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट ए, और ई के अपोजिट वो लेटर जो ए टू एफ में दिख नहीं रहा। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? डी। हमसे क्या पूछा था? अपोजिट टू बी। तो बेटा बी के अपोजिट क्या है? सी। तो फर्स्ट सी इज द राइट आंसर। अब आप समझे बेटा वन फिगर वाला केस? अब तो समझ गए होगा ना, अब तो वन फिगर में कोई डाउट नहीं होगा। तो वन फिगर में कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट हो सकती है, लेकिन अगर टू फिगर का क्वेश्चन है और वहां पे वन कॉमन ट्रिक अगर लग रही है तो हम डेफिनेट आंसर डिफाइन कर सकते हैं। टू फिगर में हम, अब देखो ये जो आंसर है ये डिफाइन हुआ आंसर। ये बताओ ये कौन सा डाइस है? सर ये एक जनरल डाइस है 100%। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स डिफाइन कर लिए हमने।
आंसर्स डिफाइन कर लिए, ये मानक पासा नहीं है। अच्छा, है ना। और ये एक जनरल डाइस, यहां पर आंसर्स डिफाइन कर सके। 9 10। चलो 2 क्वेश्चन और लिखो, बहुत ही जल्दी से आंसर देना है इन दोनों क्वेश्चन के, है ना। 1 2 3 and 3 4 6। क्वेश्चन नंबर 12। 1 2 3 और इसी पासे को दोबारा से देखा गया, इसी पासे को दोबारा से देखा गया। 3 6 5। देर आर 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। यहां भी एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं और यहां भी एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं। अब बेटा इस पासे को सॉल्व करो और इस पासे को भी सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से दोनों पासे को सॉल्व करो। हाँ जी, मेरे दोस्त मेरे भाई, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 3 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2। 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6 3 4 6। तो बेटा 3 के विपरीत 5 आ गया। 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे, 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2। 3 से क्लॉकवाइज 3 6 5 3 6 5 2 5 1 6 3 4। तो बेटा आपने क्या देखा, इस पासे और इस पासे की जो पहली स्थिति थी बेटा वो समान थी, 1 2 3 1 2 3। तो सिर्फ 1 2 3 के आधार पे हम इस पासे को स्टैंडर्ड या जनरल डिफाइन नहीं कर सकते। ऊपर जब हमने आंसर्स देखे तो बेटा 2 के अपोजिट 6 है, तो हमें ये पता चला कि भैया ये जो पासा है ये एक जनरल डाइस है, साधारण पासा। लेकिन जो नीचे वाला पासा है जिसमें 2 5 1 6 3 4 है, हर 2 अपोजिट सरफेस का सम 7 है, तो ये जो पासा है ये एक स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपके दिमाग से सारे भ्रम दूर हो गए होंगे कि सिंगल डाइस को देखकर जो आप डिफाइन कर पा रहे थे स्टैंडर्ड जनरल, वो हम नहीं कर सकते हैं। यहां पर भी 1 2 3 है, यहां पर भी 1 2 3 है, बट ये एक जनरल डाइस है और ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमने कब डिफाइन किया जनरल स्टैंडर्ड, जब हमें आंसर्स पता चल चुके हैं। तो यानी कि बिना आंसर के हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त जी। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने एक तो 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व किया कि उसमें अपोजिट सरफेस कैसे डिफाइन होती है। दूसरा हमने सॉल्व किया 2 फिगर क्वेश्चन में अपोजिट सरफेस कैसे डिफाइन होती है। लेकिन 2 फिगर क्वेश्चन में हमने अभी तक सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक सीखी है, जबकि 2 फिगर क्वेश्चन में नो कॉमन ट्रिक भी है और 2 कॉमन ट्रिक भी है। अच्छा, अभी तो 1 कॉमन ट्रिक के ढेर सारे और क्वेश्चंस करने बाकी हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाए 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो मेथड है वो भी एकदम डिफरेंट होता है। तो बाकी आज पहला दिन था और कल हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, कल की क्लास। तो जिस बच्चे ने आज की क्लास ज्वाइन नहीं करी थी या जो लेट हो गए हैं, वो कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले आज का लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है जी हाँ। तो कल 12:30 हम दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।